गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटेक्निक में सब्जेक्ट रहेगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, तरल यांत्रिकी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। जैसे आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड, जैसे आदर्श तरल आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड और व्यवहारिक तरल व्यवहारिक तरल। नंबर 3 है श्यानता विस्कोसिटी। नंबर 4 पृष्ठ तनाव। नंबर 5 केशिकात्व केश नली या केशिका क्रिया केशिकात्व। नंबर 6 संपीड्यता। नंबर 7 पर हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब हैं ये। दाब, जिसमें गेज दाब, निर्वात दाब, निरपेक्ष दाब आदि इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। नंबर 8 पास्कल का नियम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। पास्कल का नियम, तो ये पास्कल का नियम है, ठीक है। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आयतन, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है, तरल यांत्रिकी की शाखाएं, तो ये क्वेश्चन भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। ये तरल यांत्रिकी की शाखाएं, तो 10 सवाल है, पहले चैप्टर से हैं, ठीक है। और दूसरा चैप्टर रहेगा इसमें दाब का मापन। दूसरे चैप्टर से रहेंगे दाब का मापन। तो यहाँ पर दाब मापी। नंबर 1 बैरोमीटर का सचित्र वर्णन करो, बैरोमीटर। नंबर 2 मैनोमीटर, जैसे यांत्रिक भी है मैनोमीटर। नंबर 3 पीजोमीटर, ठीक है। तो किसी गैस का दाब नापने के लिए बैरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। किसी द्रव का दाब ज्ञात करने के लिए हम पीजोमीटर का प्रयोग करते हैं। और द्रव के किन्हीं 2 बिंदु पर दाब ज्ञात करने के लिए, द्रव के 2 बिंदु पर, इस एक बिंदु पर, इस 2 बिंदु पर दाब ज्ञात करने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। बर्नर ट्यूब दाब मापी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बर्नर ट्यूब द्रव दाब मापी, बर्नर ट्यूब द्रव दाब मापी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है प्रश्न, ठीक है। दाब के पैमाने कितने होते हैं, दाब मापियाँ किस किस प्रकार की होती है, दाब मापी का वर्गीकरण कीजिए। नंबर 3 जो चैप्टर है हमारा, द्रव
प्रवाह, इसके अंतर्गत द्रव प्रवाह के अंतर्गत प्रवाह के प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे स्तरीय व विशुद्ध प्रवाह, टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, तो यहाँ पर कोणीय व अकोणीय, घूर्णी अघूर्णी प्रवाह, समान असमान प्रवाह, समान व असमान प्रवाह, और स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, तो ये फ्लो के प्रकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहाँ पर। स्तरीय प्रवाह में द्रव जो है परतों के रूप में बहता है, किसी भी ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से अधिक होता है। इस प्रवाह के लिए रेनॉल्ड नंबर 2000 से Rn क्या होता है, 2000 से कम होता है। और विशुद्ध प्रवाह में जो है प्रवाह में एक भंवर बन जाती है, झाग बन जाते हैं इस प्रवाह के अंतर्गत, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर यह प्रवाहित होता है द्रव। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध प्रवाह बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इसको बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर Rn का मान इसके लिए अधिक होता है, कितने से, 4000 से अधिक होता है इसके लिए रेनॉल्ड नंबर। समान असमान प्रवाह, जब प्रत्येक कोई प्रवाहित होता है तो उसकी काट समान होती है रास्ते की, तो उसको समान प्रवाह कहते हैं। जैसे नदी है, नहर है, इनके रास्ते बड़े छोटे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं पे इसकी काट पतली होती है, कहीं पे अधिक काट होती है, तो ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं असमान प्रवाह। समान प्रवाह किसमें होगा, जैसे पाइप में समान प्रवाह होगा, पाइप की प्रत्येक काट समान होती है, पूरे लंबाई की काट जो है समान होगी, तो पाइप से जो प्रवाह होगा समान प्रवाह होगा। नदी में, नहर में, गंगा जी में जो प्रवाह होगा वह असमान प्रवाह होगा। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, समय के साथ जैसे कोई पानी कहीं पे बह रहा है तो समय के साथ इसके आयतन में, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, निरंतर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन या भार नियत होता है, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। अनस्टडी फ्लो कैसा होगा, जिसमें अनस्टडी फ्लो में समय के साथ द्रव के आयतन में, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, उसको हम अनस्टडी फ्लो कहते हैं। और स्टडी फ्लो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चों इसमें रेनॉल्ड नंबर पर शॉर्ट नोट लिखने का आता है, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, श्यान बल और जड़त्व बल के अनुपात को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। इसको Rn से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला रो वी डी अपॉन न्यू होता है, होता है। इससे क्या होता है, स्तरीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह की हम पहचान करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है, प्रवाह स्तरीय होगा। अगर 4000 से अधिक है तो प्रवाह हमारा क्या होगा, विशुद्ध होगा। लेकिन 2000 से 4000 के मध्य है तो प्रवाह को हम अनिश्चित कहेंगे, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अनिश्चित प्रवाह हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका अविरतता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसको सातत्य समीकरण भी कहते हैं। तो ये समीकरण क्या होगी, जैसे कोई पानी कहीं पर प्रवाहित हो रहा है, इस नली की काट बड़ी और छोटी है, तो इसका ये मतलब है A1 डायमीटर एक क्षेत्रफल है, इसका A2 क्षेत्रफल है। यहाँ पर पानी का वेग कम होगा V1 और यहाँ पर पानी का वेग बहुत अधिक होगा V2।
तो अविरतता के सिद्धांत में कहा गया है जितना पानी प्रति सेकंड यहाँ पर प्रवेश करता है, प्रति सेकंड उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बहते द्रव का किसी काट पर जो आयतन यहाँ पर प्रवेश करेगा उतने ही समय में उतना आयतन यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इसको अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो बच्चों जितना प्रति सेकंड पानी यहाँ से प्रवेश करेगा उतना यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसका अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। और इसको बोलते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा लिया गया है A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं A गुना V यानी कि क्षेत्रफल गुना वेग का अनुपात नियत होता है, नियतांक यहाँ पर होता है, नियत होता है, नियत। तो नियत लिखेंगे, नियत A1 V1 बराबर A2 V2 ये नियत आ जाएगा यहाँ पर। तो इस समीकरण को हम अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि द्रव का भार प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का भार समान होता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है mg, और यहाँ पर रो बराबर m अपॉन v होता है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू निकालते हैं तो रो इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो m की जगह रखते हैं यहाँ w बराबर क्या रख सकते हैं, रो v g रख सकते हैं। और v को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रो, और v को हम a गुना h बोल सकते हैं गुना g, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति सेकंड की बात हमने करी है तो प्रति सेकंड में यहाँ t आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं h अपॉन टी यानी कि क्या है, मीटर पर सेकंड, इसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। इस लंबाई को मीटर में नापते हैं, एल भी हो सकता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको हम v बोल सकते हैं, यानी कि इसको h अपॉन टी को v बोल सकते हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा, रो और a गुना v गुना g इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भार प्रवाहित होगा यानी कि W1 बराबर होगा रो A1 और V1 गुना G बराबर जो यहाँ पर W2 प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर पानी का रो एक समान रहेगा, क्षेत्रफल अलग अलग होगा, वेग अलग अलग होगा, लेकिन G भी यहाँ पर एक समान रहेगा। तो ये कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से। तो W1 बराबर W2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 V1 बराबर A2 और V2 हो जाएगा, यानी कि प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का भार समान होता है। इसका अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इसको बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर आ सकता है, एक आपको यहाँ पर पाइप दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा पाइप है, और इस पाइप को दो भाग में हम बांट दिया गया है पाइप को यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रवाहित द्रव हो रहा है ये काट एक एक है, ये काट तीन तीन है, और ये काट दो और दो है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v3 है, और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है। यहाँ पर एरिया A1, यहाँ पर एरिया A3 और यहाँ पर एरिया A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 और V3 इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर ये 6 चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, 5 आपको दे दी जाएगी, छठी आपसे पूछ ली जाए। यानी कि जितना भी द्रव यहाँ पर प्रवेश करेगा वह द्रव दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि इतना ही दोनों में से बाहर निकल जाएगा प्रति सेकंड। जितना लिक्विड यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही इन दोनों से प्रति सेकंड बाहर निकल जाएगा। तो A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3 इस तरीके से हो जाएगा। इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा बर्नौली का प्रमेय, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय कुछ भी आए आता जरूर है इससे, बर्नौली के प्रमेय से। इसमें कहा है यदि कहीं पर कोई द्रव बह रहा है तो बहते
द्रव की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। बाह्य द्रव की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। नियत होता है। तो मान लीजिए कोई द्रव यहाँ पे बह के जा रहा है, तो यहाँ पर बहते द्रव की ये आधार रेखा है। आधार रेखा को डेटम लाइन बोलते हैं, आधार रेखा। तो आधार रेखा से कुछ दूरी पर ये द्रव बह के यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर ये ऊंचाई स्थितिज शीर्ष होगी, और यहाँ पर दाब चेक करने के लिए पीजोमीटर नली यहाँ पर लगाई जाएगी, तो इसमें द्रव यहाँ तक चढ़ जाएगा। तो ये जो रीडिंग इसकी आएगी, ये ऊंचाई जो यहाँ पर आएगी h, इसकी वैल्यू होगी P अपॉन रो जी वैल्यू होगी। रो क्या है, जो इसमें से बह के जा रहा है, इसका घनत्व, द्रव का घनत्व। और जब इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे तो पानी इसमें से यहाँ पे ऊपर की ओर उठेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अंदर, उस तक ये ऊपर उठेगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी h, उसको हम कहेंगे v स्क्वायर अपॉन 2g से इसको हम कहेंगे। तो कोई भी ये एनर्जी है, इसको हम हाइट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप जानते होंगे P बराबर रो जी एच होता है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर ये प्रेशर है, दाब। लेकिन दाब को हम दाब शीर्ष में चेंज कर सकते हैं, P अपॉन रो जी हो जाएगा। इसको हम मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर दाब को हम हाइट में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दाब शीर्ष। दाब शीर्ष इसको हम बोलते हैं, दाब शीर्ष। प्रेशर हेड इसको बोलते हैं। ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई, तो U बराबर m जी एच ऊंचाई होती है। ठीक है, तो W अपॉन एम जी यहाँ पर आ जाएगा, ये h इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऊंचाई को हम Z लिखते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ये दाब ऊर्जा होती है, ये वेग ऊर्जा होती है। वेग ऊर्जा का फॉर्मूला कहाँ से इस प्रकार का आया, v स्क्वायर अपॉन 2g। आप देख सकते हैं कोई भी बॉडी होगी आपकी, ठीक है, उसका वेग v बराबर अंडर रूट 2g h होता है। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बराबर 2g h हो जाएगा। यहाँ से जब आप h की वैल्यू निकाल लेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो इसको हम दाब वेग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेग शीर्ष इसको हम बोलते हैं, वेग शीर्ष। तो यहाँ पर बर्नौली ने कहा था, अगर कोई द्रव कहीं पर बह रहा है, उसकी संपूर्ण ऊर्जाओं का योग नियत होता है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा प्लस वेग ऊर्जा बराबर नियतांक हो जाएगा। इसको हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। तो ये हेड है, हेड को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी को ऊंचाई को एनर्जी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जाओं का योग नियत होता है, ये बर्नौली का कथन है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा इनका जो है नियत यहाँ पर रहता है। तो P अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर नियतांक ये बर्नौली का थ्योरम है। तो बर्नौली के प्रमेय पर जो भी उपकरण बने हुए हैं उनके बारे में भी आता है लिखने के लिए, और बर्नौली प्रमेय की सीमाएं भी आती है। बर्नौली थ्योरम की क्या आती है? सीमाएं भी आती है। बर्नौली प्रमेय की सीमाएं लिखिए। लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमाएं भी इसके लिखने के लिए सीमाएं आती है। बर्नौली प्रमेय की सीमाएं क्या है? तो सीमाएं क्या है, यहाँ पर इसमें जो पाइप है जहाँ पर ये बह रहा है, वह पाइप घर्षण रहित होना चाहिए। घर्षण हानि पाइप के अंदर न हो, घर्षण हानि न हो। द्रव असंपीड्य व अश्यान हो। ठीक है,
तो असंपीड्य और आसान हो द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो बर्नौली प्रमेय है इसकी कुछ कमियां हैं, ये कमियां एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको आप बुक से लिख करके तैयार करेंगे, नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है। और बर्नौली थ्योरम पर इम्पोर्टेंट क्या है, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। जैसे नंबर 1 क्या है, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या है बच्चों, ये विसर्जन नापने का एक यंत्र है जो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है, सिद्धांत पर काम। जैसे कोई पाइप है तो इस पाइप का हमको क्या नापना है, विसर्जन नापना है। तो इस पाइप को हम बीच में से काट देंगे, यहाँ पर इस पाइप को काट देंगे, और काट करके, ये पाइप काफ़ी लंबाई का है तो इसे बीच में से काट देंगे, और पाइप को हम जब काट देंगे तो एक वेंचुरीमीटर लाएंगे बाजार से, वेंचुरीमीटर आता है। तो वेंचुरीमीटर विभिन्न लंबाइयों में आता है, यानी कि जितना डायमीटर इसका होगा वेंचुरीमीटर भी उतने ही डायमीटर का हम लाएंगे, और यहाँ पर थ्रेड काट कर इसमें वेंचुरीमीटर इसमें फिट कर देंगे। तो वेंचुरीमीटर जब इसमें फिट हो जाएगा तो वेंचुरीमीटर इस तरीके से लग जाएगा। तो वेंचुरीमीटर ऐसी शेप का होता है, ऐसी शेप का वेंचुरीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये थ्रोट बन जाएगा, इसका कंठ बन जाएगा ये, और फिर ये यहाँ पर जा करके इसमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको वेंचुरीमीटर बोलते हैं। जो पाइप है ये, तो पाइप में जो पानी यहाँ पर प्रवाहित हो रहा था, ये पानी अभी भी वेंचुरीमीटर में से होकर के प्रवाहित होता ही रहेगा, पानी यहाँ बाहर आता रहेगा। तो इसको हम वेंचुरीमीटर हम इसको बोलते हैं। तो ये पाइप का विसर्जन ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विसर्जन क्या होता है बच्चों, विसर्जन को इंग्लिश में डिस्चार्ज बोलते हैं। तो डिस्चार्ज हम विसर्जन को बोलते हैं। इसको Q से डिनोट करते हैं। V/T इसका फॉर्मूला होता है। V माने पानी, लीटर, और पर सेकंड। तो बहते द्रव का विसर्जन किसी काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव के आयतन को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, V/T हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा लीटर अपॉन सेकंड। लेकिन V को बच्चों हम लिख सकते हैं, V बराबर लिख सकते हैं A गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल कह सकते हैं, और इसको हम T से यहाँ कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मीटर पर सेकंड बन रहा है। लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसको सेकंड में नापते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम V बोल सकते हैं, यानी कि A गुणा, इसको हम V बोल सकते हैं, वेग, वेलोसिटी, वेग बोल सकते हैं। तो जो विसर्जन होगा ये V होगा, V इसके बराबर हो जाएगा। V किसके बराबर हो जाएगा, V A गुणा H के बराबर हो जाएगा। तो विसर्जन यहाँ से बच्चों Q बराबर A गुणा V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर हमने लिखा हुआ है V/T, लेकिन V की वैल्यू होती है A गुणा H/T। तो ये H/T मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बन जाएगा। तो Q बराबर आ जाएगा आपका A गुणा V। इसको ही हम अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि विसर्जन जो होगा प्रत्येक काट से समान होगा। जितना पानी एंटर करेगा यहाँ से, उतना ही पानी प्रति सेकंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो Q बराबर A गुणा V यहाँ पर हो जाएगा, Q बराबर A गुणा V हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो विसर्जन है
तो यहाँ पर वेंचुरीमीटर की हम बात कर रहे हैं, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर में क्या होगा, इसमें एक जो है 3 भाग इसके होते हैं, एक अपसारी भाग, एक अभिसारी भाग, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और थ्रोट। थ्रोट कहाँ रहेगा, इसमें बीच में रहेगा। वेंचुरीमीटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अपसारी, अभिसारी और कंठ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कंठ बोलते हैं, थ्रोट, कंठ इसको बोलते हैं। तो यहाँ से अगर इसका डायमीटर, मुख्य पाइप का डायमीटर d है, डायमीटर कितना है d, तो यहाँ पर जो लंबाई इसकी यहाँ तक की रहेगी, लंबाई जो टेपर रहेगा ये कितना रहेगा, 2.5 d के बराबर ये रहेगा। और ये डायमीटर जो होगा इसका बच्चों d/3 के बराबर रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमीटर इसका टेपर होगा, यहाँ पे टेपर होगा, तो ये सिरा हमेशा बच्चों बड़ा रहेगा, यानी 7.5d के बराबर ये होगा, 7.5d के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक हम पीजोमीटर नली लगाएंगे, इसका हम दाब चेक करने के लिए पीजोमीटर नली एक लगाते हैं। तो पीजोमीटर नली हमारी कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। पीजोमीटर नली जो लगेगी हमारी, वो इस प्रकार से नली हमारी काम करेगी, लग जाएगी यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर नली जो लग जाएगी ये क्या करेगी, यूट्यूब मैनोमीटर है ये दाब चेक करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दाब होगा वो यहाँ तक पारे को, इसमें पारा भरा हुआ है मरकरी, तो मरकरी को नीचे की तरफ दबाएगा, लेकिन इसका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक लेवल मरकरी का आ जाएगा। तो ये जो लेवल है यहाँ और यहाँ, इसका हम डिफरेंस नापते हैं। ये x डिफरेंस है, इसका S2 है, ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ ये S1 है। तो यहाँ पर जो h होगा, h बराबर वह होगा x इंटू S1 माइनस S2, इस तरीके से हो जाएगा ये, S1 माइनस S2 का इक्वल हो जाएगा h। तो h की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर वेंचुरीमीटर में ये नहीं लगा हुआ है तब भी आप काम कर सकते हैं। ये एक पाइप है, यहाँ पर हमने वेंचुरीमीटर लगाया, और वेंचुरीमीटर जब हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे ये क्या है, थ्रोट है ये, और थ्रोट के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा भाग इसका, और यहाँ पर ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेन पाइप यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना होगा, d, तो डायमीटर इसका d है। तो यहाँ पर हम पीजोमीटर नली लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे पीजोमीटर नली, इसका दाब चेक करने के लिए। तो इसमें पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा। और एक पीजोमीटर नली हम यहाँ लगाएंगे, या तो ये नली लगाएंगे दाब चेक करने के लिए, या ये वाली नली लगाएंगे। तो यहाँ पर पानी इतने तरीके से चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर आया है दाब का, यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक पानी आया है। तो ये जो अंतर आया है, ये जो हानि हुई है, तो ये h है बच्चों, h, ठीक है। यहाँ पर जो डायमीटर होगा इसका, यह A1 होगा, यहाँ पर जो डायमीटर होगा ये A2 होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है विसर्जन निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि विसर्जन ही हम इससे निकालते हैं। तो विसर्जन के लिए फॉर्मूला होगा Q बराबर कांस्टेंट K इंटू A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2GH, ये फॉर्मूला इसमें रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला विसर्जन का होगा, ठीक है। 2G को, A1 A2 को सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू अंडर रूट H हो जाएगा फॉर्मूला, जहां पर K की वैल्यू क्या होगी बच्चों, K की वैल्यू होगी अंडर रूट 2G और A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये वैल्यू K की होगी। तो इस फॉर्मूले से हम विसर्जन निकालते हैं वेंचुरीमीटर का। वेंचुरीमीटर का उपयोग क्या है, जो कॉलोनियों में टंकी होती है सप्लाई की, उसका पानी घरों में जाता है, तो किस घर में कितने रीडिंग पानी, कितने लीटर पानी खर्च हुआ है एक महीने में, उस लीटर के हिसाब से बिल आता है। तो विसर्जन हमको ज्ञात करना होता है। विसर्जन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, K बराबर Q बराबर K इंटू अंडर रूट H, यानी कि बस ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं, और K अंडर रूट H यहाँ पर निकाल लेंगे हम। जितना ज़्यादा इसका H होगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा,
पानी आपका सप्लाई होगा उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला क्या है उसे निकालने का, A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH। तो ये वेंचुरीमीटर है। अब हम पढ़ेंगे पीजोमीटर नली। पीजोमीटर नली, तो पीजोमीटर नली क्या होगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पीजोमीटर नली के बारे में पढ़ते हैं चलिए। तो पीजोमीटर नली किस तरीके से होगी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीजोमीटर नली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पीजोमीटर नली के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पीजोमीटर नली होगी, पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब क्या होगी, कोई पाइप होगा पाइप। तो पाइप की परिभाषा क्या होगी बच्चों, ये कोई पाइप है तो इसमें से प्रवाहित होकर पानी बह रहा है, तो ये पाइप हो जाएगा, यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ से पानी बह करके बाहर निकल जाएगा, तो इसको पाइप कहते हैं। पाइप में एक लंबाई होती है और पाइप में एक डायमीटर होता है, एक डायमीटर पाइप के अंदर होता है, ठीक है। तो लंबे पाइप क्या होंगे जिनकी लंबाई ज़्यादा होगी व्यास के 500 गुने से, छोटे पाइप क्या होंगे जिनकी लंबाई कम होगी व्यास के 500 गुने से, ठीक है। तो ये पाइप होंगे। दूसरा एक चैनल होते हैं, चैनल, चैनल। तो चैनल बच्चों क्या होते हैं, चैनल जैसे चैनल क्या होते हैं, जैसे नदी है नदी, नहर है नहर, गंगा है गंगा, समुद्र है समुद्र, तालाब है तालाब। तो ये सभी के सभी चैनल हैं जिनकी ऊपरी सतह वायुमंडल की ओर खुली होती है, उनको हम चैनल बोलते हैं। जैसे चैनल कोई रहेगा, नदी रहेगी तो ये इस तरीके से पानी इसमें बहेगा, इस तरीके से यूँ। तो इसमें जो पानी बहेगा वह पानी किसके रूप में बहता है, यह पानी ढलान के रूप में बहता है, यानी कि इसमें टेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी पानी इसके अंदर बहता है, नदी नहर, और इसका जो ऊपरी किनारा होता है वह वायुमंडल की ओर खुला होता है। किसकी ओर खुला होता है, वायुमंडल की ओर खुला होता है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन पाइप का सिरा वायुमंडल की ओर खुला नहीं होता, और इस पर जो पानी बहता है तो पाइप का पूरा पानी इसमें भरकर ही बहता है, तभी इसमें प्रेशर बनेगा जब पानी पूरा इसके अंदर भरा होगा। तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो होगा प्रेशर के कारण होता है, पाइप पूरा पानी से भरकर चलता है, और पाइप यहाँ से और ऊपर भी पानी को ले जा सकता है, एक टंकी में सप्लाई को दे सकता है मोटर के माध्यम से। जब पानी यहाँ पर चलेगा तो पानी सप्लाई यहाँ से मोटर से, और कहाँ तक दे सकता है पानी की सप्लाई, ऊपर तक टैंक तक यहाँ पर दे सकता है सप्लाई। लेकिन जो चैनल होंगे इनकी ऊपरी सरफेस वायुमंडल की ओर खुली होती है, अगर बारिश पड़ेगी तो इसकी ऊपरी सरफेस पर पड़ेगी, यहाँ पर पानी पर पड़ेगी। बारिश यहाँ होगी तो पानी पर बारिश नहीं गिरेगी, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होता है। और इसका किसके कारण होता है फ्लो, ढलान के कारण इसका फ्लो होता है, ढलान के कारण, ढाल के कारण इसमें फ्लो होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चैनल। तो खुला चैनल और एक ढका चैनल होगा, इसको हम खुली चैनल बोलते हैं, सभी के सभी खुली चैनल हैं। ढकी चैनल कैसे होंगे, जैसे कोई बम्बा कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ है और इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा अधिक है, और इसको हम नालियों में राजभाई में लगाते हैं पानी की सप्लाई होने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है पानी इसमें इतना भरकर चलता है, पूरा भरकर नहीं चलता पानी, तो यहाँ पर पानी निकलता रहता है पानी, तो पूरा भरकर पानी इसमें नहीं चलता। तो यहाँ पर एयर आएगी इसके अंदर, यहाँ सब जगह एयर आएगी, तो इसकी ऊपरी सरफेस भी वायुमंडलीय दाब पर काम करती है, इसलिए इसको चैनल तो हम बोलते हैं, लेकिन इसको हम खुला ढकी चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम ढकी चैनल बोलते हैं, ढकी चैनल हम इसको बोलते हैं। चैनल वह होता है, ऐसा प्रवाह द्रव का होता है जिसके ऊपरी सरफेस पर वायुमंडलीय दाब काम करता है। लेकिन नदी नहर समुद्र राजवाहे सब खुली चैनल के उदाहरण हैं। कौन सा चैनल है, खुली चैनल, ये खुली
चैनल के उदाहरण हैं, चैनल। लेकिन ढकी चैनल क्या होगी, जहाँ पर वायुमंडल दाब काम तो करेगा लेकिन उसकी ऊपरी सरफेस ढकी होगी। कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ है, बम्बा इसको बोलते हैं, ये एक ढकी चैनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पाइप में पूरा भरकर पानी से चलता है और ये फ्लो जो होता है यह वायु दाब के कारण होता है। अधिक दाब से कम दाब की ओर पानी प्रवाहित होता है। लेकिन जो आपका चैनल होते हैं उसमें प्रवाह होता है ढलान के कारण। ठीक है, और आप साथ के साथ ये भी समझ सकते हैं, जो पाइप होगा, पाइप में सबसे ज़्यादा वेग वेलोसिटी कहाँ पर होगी, पानी की वेलोसिटी, ये पाइप है तो इसका काट पानी का हमने यहाँ पर ऐसा दिखा के बनाया हुआ है इस तरीके से। तो जो पानी की वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा, पानी इसमें लेयर के रूप में चलेगा, छल्लों के रूप में ऐसे चलेगा पानी, ऐसे ही। तो जो सरफेस सबसे ज़्यादा बाहर होगी वह कांटेक्ट में होगी किसके, जो पाइप दिया हुआ है ये, तो पाइप की दीवार के कांटेक्ट में होगी। तो पाइप की दीवार जो सरफेस यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर ये, तो इस पर एक घर्षण बल लगाएगी, तो घर्षण बल यहाँ से और यहाँ तक बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे जो मिडिल की परत होगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेग होगा, इसका मैक्सिमम वेग होगा यहाँ पर। पाइप का मैक्सिमम वेग कहाँ होगा, पाइप के सेंटर में होगा। यानी कि जो पाइप की लेयर होगी सेंटर वाली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका वेलोसिटी पानी की होगी। लेकिन चैनल में ऐसा नहीं है, जो चैनल है ये चैनल, यहाँ पर पानी बह के जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घर्षण बल लगता है, ये जमीन है, ग्राउंड है ये, तो यहाँ पर घर्षण बल लगता है, तो यहाँ की लेयर का वेलोसिटी कम होती है। लेकिन ऊपर भी एयर का घर्षण बल लगता है, यानी कि सरफेस टेंशन होती है ऊपर, पृष्ठ तनाव, तो उसके कारण जो सबसे ऊपर वाली परत होगी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वी मैक्सिमम, यह गहराई के 15 से 25% के बीच होती है, बीच होती है। यानी कि अगर इसकी गहराई, इसकी यहाँ पर गहराई 100 मीटर है, 100 मीटर, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से या तो 15 मीटर गहराई पर होगी या 25 मीटर गहराई पर होगी। ठीक है, नहीं कहीं इनके बीच होगी, 20 मीटर के बीच होगी, 25 मीटर के बीच होगी या 15 मीटर के बीच होगी। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं होगी सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव लगा हुआ है, पृष्ठ तनाव यहाँ पर लगा हुआ है। इसके कारण ऊपरी लेयर जो होगी ये, इनकी वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ पर घर्षण लगा हुआ है तो घर्षण बल के कारण वेलोसिटी कम होगी। तो इसके बीचों बीच नहीं होगी, ना ही सबसे ऊपर होगी। तो ऊपरी सतह से 15 से 25% गहराई पर यहाँ पर होती है। तो हम मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी 25% गहराई पर यहाँ पर है, 75 गहराई पर यहाँ पर वेलोसिटी इसकी नहीं है। ठीक है, और जो होगा आपका पाइप, वहाँ पर सेंटर में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सेंटर की होती है। ठीक है, तो आपने समझा बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में एक पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब को पिटोट नली बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग, पिटोट नली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उपयोग किसी चैनल का वेग ज्ञात करने में किया जाता है, चैनल का वेग ज्ञात करने में किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर एक चैनल हम बनाएंगे, ये चैनल है, इसमें पानी बह रहा है और पानी लेयर की फॉर्म में बह रहा है इस तरीके से, तो पानी बह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम पिटोट नली बनाते हैं। पिटोट नली समकोण पर बनी एक नली होती है, समकोण पर बनी एक नली होती है, और ये पानी का वेग चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका एक सिरा होता है, यहाँ पर इसका एक सिरा होता है। तो यहाँ पर पानी इसमें ऊपर की तरफ यहाँ तक चढ़ जाएगा पानी। ठीक है,
तो पानी की यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई h यहाँ तक होती है। पानी की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी यहाँ तक। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ रहेगा इसमें यहाँ पॉइंट, ये बी पॉइंट रहेगा, और इससे जस्ट बाहर वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ए रहेगा। तो ए पर यहाँ पर वेलोसिटी होगी, लेकिन बी पर वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, क्योंकि पानी यहाँ पर चलता चला जाएगा। जब पानी यहाँ तक इसमें प्रवेश कर जाएगा तो फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हर बिंदु पर पानी की 0 हो जाएगी, पानी इसके अंदर ऊपर प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी गहराई होती है पानी की, तो ये गहराई बड़ा h होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये क्या बना हुआ है, इसको हम चैनल बोलते हैं, चैनल। और चैनल क्या होते हैं, जिनकी ऊपरी सरफेस पर वायुमंडलीय दाब काम करता है, जैसे नदी, नहर, राजवाहे, समुंदर, ये सब चैनल है। और चैनल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ढके चैनल, एक खुले चैनल। तो ये खुले प्रकार का चैनल है। और ढके चैनल कैसा होता है, जैसे सीमेंट वाला आपका बम्बा होता है मलमूत्र निकालने के लिए, तो ये होता है। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए व बी पर बर्नौली प्रमेय से तो बिंदु ए पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग देखते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा V प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g, और प्लस के हो जाएगा h, ये हो जाएगा। और B पर हम देखते हैं, B पर ये A पर कुल शीर्ष, B पर कुल शीर्ष क्या होगा, B पर जो कुल शीर्ष होगा, तो B पर वेग शीर्ष का मान 0 होगा, और दाब शीर्ष कितना होगा, h प्लस h हो जाएगा। तो बर्नौली के अनुसार, बर्नौली ने कहा था ए पर कुल शीर्ष टोटल हेड बराबर होगा बी पर कुल शीर्ष, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ए पर कुल शीर्ष कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन 2g होगा, और प्लस h होगा। और b पर कुल शीर्ष कितना होगा, b पर कुल शीर्ष होगा h अपॉन h होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं h से h कैंसिल हो जाएगा। तो v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर h, यानी कि v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, और यहाँ पर v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो बर्नौली इसका प्रमेय का प्रयोग हम, जो वेंचुरी-पिटोट नली है, इसका प्रयोग हम वेग ज्ञात करने के लिए करते हैं। मीटर पर सेकंड में इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर ये। तो बर्नौली प्रमेय किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग किसी चैनल का वेग ज्ञात करने में किया जाता है, लिखा हुआ भी है यहाँ। इसका उपयोग किसी चैनल का वेग ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक कांच की नली होती है जो समकोण पर मुड़ी होती है, और इसको बिल्कुल सीधे जो है हम खड़ी करते हैं, पानी की विपरीत दिशा में खड़ी करते हैं, जिससे पानी इसमें प्रवेश करे, ऊपर की ओर चला जाए। यह 90 डिग्री पर झुकी कांच की नली होती है, होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो है बर्नौली थ्योरम पर ये काम करती है, बर्नौली प्रमेय पे काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे।
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पिटोट नली। ओरिफिस प्लेट होती है एक, ओरिफिस प्लेट। ओरिफिस प्लेट इस प्रकार की होती है, इसमें यहाँ पर बीच में एक होल बना होता है। इस होल को ही हम ओरिफिस कहते हैं। इस होल को क्या कहते हैं हम? ओरिफिस। इस होल को हम बोलते हैं। तो बच्चों ओरिफिस प्लेट भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करती है। ये ओरिफिस प्लेट क्या होती है? इसी प्लेट में एक होल बना होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। इसको हम ओरिफिस प्लेट कहते हैं। ओरिफिस क्या होता है बच्चों? ओरिफिस, ओरिफिस एक ऐसा होल होता है जो किसी टैंक की तली में या दीवार में बना जाता है। जैसे यहाँ पर होल बनाया जाएगा बच्चों, तो यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है टैंक में, तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस होल को ही ओरिफिस बोलते हैं। ये होल बर्तन की जो टैंक होगा जिसमें पानी भरा हुआ है या कोई द्रव भरा हुआ है, इसकी साइड की दीवार में या तली में भी बना सकते हैं जिससे पानी बाहर निकलता रहता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब पानी यहाँ पर आएगा तो ये पानी इस तरीके से आएगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से फैलकर फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर इसका एरिया होगा, ये एरिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, तो इसको हम वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। जेट संकोच इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेट संकोच बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर इस जेट की वैल्यू, क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। यहाँ पर जो इसका एरिया होगा जेट का, जब किसी बर्तन में हम कोई होल करेंगे और पानी इसमें भरा हुआ यहाँ पर है, तो ये पानी तेजी के साथ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। पानी तेजी के साथ बाहर ऐसे बहता चला जाएगा ये। तो पानी जब यहाँ पर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इसका एरिया कुछ ऐसा होगा, सबसे कम एरिया होगा यहाँ पर ये। तो ये जो एरिया बनेगा यहाँ पर, अगर इसका डायमीटर डी है, ओरिफिस का अगर डायमीटर, यानी कि जो होल है, ये होल डी डायमीटर का है, तो जो जेट संकोच बनेगा ये यहाँ से d/2 दूरी पर बनेगा। d/2 दूरी पर बनेगा। ठीक है। तो जेट संकोच क्या होता है? वह क्षेत्रफल जहाँ पर जेट का एरिया सबसे न्यूनतम होता है उसको जेट संकोच कहते हैं। तो जो ओरिफिस का हम प्रयोग करते हैं, ओरिफिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? ओरिफिस का प्रयोग हम विसर्जन ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसमें? पाइप में या टैंक का विसर्जन हम ज्ञात करने के लिए ओरिफिस का प्रयोग करते हैं। और यह ओरिफिस बर्नौली प्रमेय पर काम करता है। तो कैसे करता है चलिए देखते हैं। कोई पाइप है तो इसको हम पाइप को काट करके इसमें प्लेट लगा देते हैं इस तरीके से। इस प्लेट को हम ओरिफिस प्लेट कहते हैं। और इस प्लेट में, ओरिफिस प्लेट में एक छिद्र होता है जिससे निकल करके पानी बाहर आता है इस तरीके से। तो ये ओरिफिस प्लेट हम इसको बोलते हैं, इस प्लेट को। तो जब इससे पानी बाहर निकलता है तो यहाँ पर विसर्जन हम इसका ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ओरिफिस प्लेट कहते हैं। ये भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करती है। इस पर यहाँ पर हम काट लेंगे इसकी, और पानी का फिर यहाँ पर लेंगे वेग इसका, वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिफरेंस इसका हम चेक करेंगे, तो फॉर्मूला लगा कर हम क्या निकाल सकते हैं? इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन जो ओरिफिस मीटर होगा उसमें कुछ गुणांक होते हैं। जैसे यहाँ पर ओरिफिस बना हुआ है तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ फैलकर चला जाएगा पानी, फिर यहाँ आएगा इस तरीके से, फिर ये पानी इस तरीके से फैलकर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो काट न्यूनतम होगी उसको जेट संकोच बोलते हैं। अगर ये डायमीटर इसका डी है ओरिफिस का यहाँ, तो जेट संकोच t/2 डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर संकुचन गुणांक होता है एक, संकुचन गुणांक। और संकुचन गुणांक को हम सी से डिफाइन करते हैं। वेग गुणांक होगा एक, वेग गुणांक। और वेग गुणांक को हम किससे डिफाइन करते हैं? लिखते हैं CV से लिखते हैं। एक विसर्जन गुणांक होगा, विसर्जन गुणांक को हम किससे लिखते हैं? विसर्जन गुणांक क्या होगा? विसर्जन गुणांक होगा CD से हम इसको लिखते हैं। CC CV CD में जो संबंध होगा CC गुणा CV होगा संबंध। ठीक है, ये संबंध आप ध्यान रखेंगे।
ये क्या होगा, जेट संकोच पर क्षेत्रफल बटे ओरिफिस का क्षेत्रफल, जेट संकोच पर क्षेत्रफल बटे ओरिफिस का क्षेत्रफल। और ये क्या होगा, जेट संकोच पर वेग, जेट संकोच पर वेग बटे हमारा सैद्धांतिक वेग 2gh होगा। और यहाँ पर सी डी क्या होगा, सी डी बराबर यहाँ पर जेट संकोच पर विसर्जन बटे सैद्धांतिक विसर्जन, यानी कि ए गुणा √2gh। ये फॉर्मूले इसके होंगे और ये इसमें संबंध होगा। तो ओरिफिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी पाइप का विसर्जन ज्ञात करने के लिए ओरिफिस का प्रयोग किया जाता है। ओरिफिस मीटर बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। जरा कोई पाइप यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये पाइप यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से पानी इसमें बह करके जा रहा है। ये नथ पाइप है, तिरछा पाइप यहाँ पर लगा हुआ है ये, तो पानी बहकर जा रहा है। यहाँ पर एक इसकी आधार रेखा है, डाटम लाइन है यहाँ पर आधार रेखा। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ बना हुआ है। यहाँ तक का जो ऊंचाई होगी इसको हम स्थितिज शीर्ष से डिफाइन करते हैं, स्थितिज शीर्ष। और यहाँ पर Z2 हो जाएगा स्थितिज शीर्ष, हेड हो जाएगा ये। यहाँ पर काट कर पाइप को पीजोमीटर नली लगाएंगे, तो पीजोमीटर नली रीडिंग दिखाएगा प्रेशर की, तो प्रेशर की रीडिंग ये दिखाएगा। और यहाँ पर भी नली लगाएंगे तो ये भी प्रेशर की रीडिंग दिखाएगा। फिर क्या होगा, अगर इस नली को यहाँ पर रोकते हैं हम, तो इसमें से पानी ऊपर निकलेगा इस तरीके से यूँ, और पानी ऊपर उठेगा और फिर पानी नीचे गिर जाएगा। जितनी इसमें गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही दूरी तक पानी ऊपर उठेगा, फिर ये पानी नीचे की तरफ गिर जाएगा। और यहाँ पर इसका एरिया बहुत न्यूनतम है, तो पानी अधिक ऊंचाई तक उठेगा, और लेकिन फिर भी इसका पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नीचे गिर जाएगा पानी, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा पानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहाँ ये बना हुआ है दाब, दाब को डिफाइन करता है, ये करता है आपका डिफाइन, दाब को डिफाइन करता है ये दाब। तो यहाँ पर जो ये पाइप बना हुआ है ये, और इसमें ये पानी यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। तो जो ये लाइन होगी, ये लाइन जब हम इसके दाब को मिलाएंगे तो इस लाइन को बच्चों द्रव्य ढाल रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्य ढाल रेखा, द्रव्य ढाल रेखा इसको बोलते हैं। और अगर ये लाइन आप मिलाएंगे, यहाँ इन सिरों को मिलाएंगे, यहाँ जो मैक्सिमम ऊंचाई तक ये जाएगा, इन सिरों को मिलाएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, v1 का स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। इसको वेग शीर्ष बोलते हैं। ये जो ऊंचाई हो जाएगी ये v2 का स्क्वायर अपॉन 2g इसको हम बोलते हैं। ये जो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ, इसको p2 अपॉन ρg हम बोलते हैं। और इस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, दाब नापती है, तो p1 अपॉन ρg इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये द्रव्य ढाल रेखा को प्रदर्शित करती है। जो ऊपर वाली लाइन होगी ये हमारी वेग ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, और इसको हम संपूर्ण ऊर्जा रेखा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण ऊर्जा रेखा हम इसको बोलते हैं, संपूर्ण ऊर्जा रेखा। तो परिभाषा आ सकती है द्रव्य ढाल रेखा और संपूर्ण ऊर्जा रेखा से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो द्रव्य ढाल रेखा के किसी बिंदु पर, द्रव्य ढाल रेखा पर क्या होता है बच्चों, Z प्लस P अपॉन ρg होता है। यानी कि स्थितिज शीर्ष और दाब शीर्ष के योग को द्रव्य ढाल रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन संपूर्ण ऊर्जा रेखा, संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या होती है, संपूर्ण ऊर्जा रेखा, तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा में स्थितिज शीर्ष प्लस दाब शीर्ष प्लस वेग शीर्ष
तीनों के तीनों शीर्ष आ जाते हैं तो इसको हम संपूर्ण ऊर्जा रेखा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं दाब द्रव्य ढाल रेखा में यदि वेग शीर्ष जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा प्राप्त होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम कुल शीर्ष बोलते हैं, इसको हम टोटल हेड बोलते हैं। कुल शीर्ष, कुल शीर्ष क्या होता है? कुल शीर्ष टोटल हेड होता है स्थितिज शीर्ष प्लस दाब शीर्ष और प्लस वेग शीर्ष, ठीक है। इसको कुल शीर्ष हम बोलते हैं। कुल शीर्ष कैपिटल एच बराबर कैपिटल एच, कुल शीर्ष कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस पी प्लस रो जी प्लस वी स्क्वायर। तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा कुल शीर्ष को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण ऊर्जा रेखा कुल शीर्ष को प्रदर्शित करती है। द्रव्य ढाल रेखा स्थितिज शीर्ष और दाब शीर्ष को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। और बर्नौली ने क्या कहा था कि बहते द्रव की तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, जो परीक्षाओं में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर एक लास्ट का टॉपिक इसमें यहाँ दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर भी है और टॉपिक भी है। इसको कहते हैं द्रव चालित मशीनें। द्रव चालित मशीनें, चालित मशीनें, द्रव चालित मशीनें ये क्या है? हाइड्रोलिक मशीन क्या है? हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक इनको मशीन बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन इनको हम बोलते हैं। ये क्या होती है? जो मशीनें द्रव पर काम करती है या द्रव का व्यवहार करती है द्रव चालित मशीनें कहलाती है। द्रव चालित मशीनें कहलाती है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। द्रव से चलने वाली मशीनों को, द्रव से चलने वाली मशीनों को द्रव चालित मशीनें कहते हैं। द्रव चालित मशीनें कहते हैं। जैसे द्रव चालित मशीनों में क्या हो सकता है? टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन, पंप, हाइड्रोलिक, तो ये पंप होता है, पंप, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, ये सब मशीनें होती हैं। हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। हाइड्रोलिक रैम, डोर क्लोजर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये सभी मशीनें द्रव का व्यवहार करती है, ठीक है। द्रव पर ये काम करती है, तो इनको द्रव चालित मशीनें कहते हैं। कौन सी मशीनें कहते हैं? द्रव चालित मशीनें इनको हम कहते हैं। तो ये द्रव चालित मशीनें होती हैं। और द्रव चालित मशीनें ये होती हैं
तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह है टरबाइन पंप, इनमें अंतर, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, रैम, हाइड्रोलिक ब्रेक, डोर क्लोजर। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है। टरबाइन किसे कहते हैं? टरबाइन बोलिए, टरबाइन किसे कहते हैं? टरबाइन क्या काम करती है? टरबाइन कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो टरबाइन किसे कहते हैं? और बच्चों यह कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में प्रवाहित बदलती है? तो क्या आप बता सकते हैं टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो क्या बता सकते हैं आप लोग कि टरबाइन किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में चेंज करती है? तो टरबाइन क्या काम करती है? द्रव की गतिज ऊर्जा या द्रव की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बच्चों, पानी से टरबाइन के द्वारा बिजली बनाई जाती है, लेकिन टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करती। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट जनरेटर करता है, जिसे जनित्र कहते हैं, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पर काम करता है। जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पर काम करता है। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन द्रव की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे यहाँ पर कोई पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये यहाँ पर इस पानी को यहाँ पर लाना है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है ऊंचाई तक। तो अगर यहाँ पर कोई हम पाइप लगाएंगे और इस पानी को पाइप लगा करके यहाँ लाएंगे तो क्या होगा? इसमें दो प्रकार की एनर्जी होगी। जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, दो प्रकार की एनर्जी होगी। एक तो इसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कितनी होगी? U बराबर mgh होगी। और एक जब ये पानी नोजल से यहाँ पर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर स्पीड से पानी आएगा, इसके अंदर वेलोसिटी होगी v होगी और m होगा। तो इसके कारण यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² होगी, गतिज ऊर्जा होगी mv²। तो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होगी, इन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम क्या काम करते हैं? इन ऊर्जाओं को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। और फिर जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी है, पानी से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर एक पावर हाउस होता है। तो पावर हाउस किस तरीके से काम करता है? जैसे यहाँ पर नदी है, नदी का पानी आ रहा है यहाँ पर, तो डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डैम। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ये डैम बनता है, तो डैम का जो पानी आता है यहाँ, तो ये पानी एक टरबाइन को चलाता है। और जब ये टरबाइन को चलाएगा तो पानी में ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। ये पानी जब इस पर पड़ेगा तो ये रोटर यहाँ पर घूमने लग जाएगा। इस रोटर को हम जनरेटर के रोटर से जोड़ते हैं, यानी कि जो विद्युत जनित्र होता है उससे हम जोड़ते हैं, जनित्र से। तो जनित्र से जोड़ने पर जब ये जनित्र को घुमाएगा तो यहाँ पर ये बिजली बन जाएगी।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AC करंट बन जाएगा। इसको ट्रांसफार्मर से हम जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जो एक फ्रीक्वेंसी को ना चेंज करे और इसके वोल्टेज को परिवर्तित कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसको हम अपसाइड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक अप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो जो वोल्टेज को कम करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। भारत के अंदर जो AC करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, जो AC करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज। भारत देश के अंदर जो AC करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज मात्रक किसका है, आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती क्या होती है, किसी कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। अगर ये कोई दोलन है, यहाँ पर ये ऐसे मोशन कर रहा है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने कंपन करता है, कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती को हम N से डिनोट करते हैं, और आवर्ती का फॉर्मूला 1/T होता है। ठीक है, इसको प्रति सेकंड या हर्ट्ज मात्रक हम लिखते हैं। तो AC करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और DC करंट की आवृत्ति, डायरेक्ट करंट, इसकी आवृत्ति 0 होती है। तो यहाँ पर क्या काम होता है, जो टरबाइन है, टरबाइन क्या काम करती है, किसी द्रव की गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो टरबाइन हमारे पास लगभग 2 या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पैल्टन व्हील टरबाइन। पैल्टन व्हील टरबाइन, पैल्टन व्हील टरबाइन, पैल्टन व्हील टरबाइन। नंबर 2 फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है। नंबर 3 कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन। ठीक है बच्चों, तो कैप्लान टरबाइन होती है। तो जो पैल्टन व्हील टरबाइन होती है, इसको हम आवेगी टरबाइन कहते हैं, आवेगी टरबाइन। और इसको हम प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं, प्रतिक्रिया टरबाइन। ये टरबाइन इंपल्स टरबाइन होती है, टरबाइन होती है। ये रिएक्शन टरबाइन होती है, तो ये रिएक्शन टरबाइन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैल्टन व्हील टरबाइन क्या होती है। पैल्टन व्हील टरबाइन, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आवेगी टरबाइन को चित्र सहित समझाइए, या फ्रांसिस टरबाइन को की क्रियाविधि को चित्र बना करके समझाइए। फ्रांसिस टरबाइन की क्रियाविधि को चित्र बनाकर समझाइए, या आवेगी टरबाइन की क्रियाविधि को चित्र बनाकर समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हम कैसे इसको करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम टरबाइन का कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको हम जलाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ तक पानी इसमें भरा हुआ है तो जलाशय इसको कहते हैं, जलाशय। और फिर यहाँ से हम पानी को इस तरफ लाएंगे, यूं नोजल के द्वारा लाएंगे यहाँ। ठीक है, और इसमें एक नोजल लगाएंगे यहाँ, जो संपूर्ण पानी की ऊर्जा को चेंज कर देता है, कि इसमें संपूर्ण पानी की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो नोजल हम यहाँ लगाएंगे, नोजल। तो ये पानी का जो वेग होगा ये अचानक ऐसे बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम टरबाइन लगाते हैं। तो ये टरबाइन हमने यहाँ बनाई, इनको हम बुके बोलते हैं, बुके। जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है, टरबाइन में ब्लेड होते हैं, तो इसको बुके बोलते हैं, ब्लेडों को क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। तो इस पर ये पड़ेगा पानी,
और ये सिस्टम सारा का सारा ये एक इसमें होता है, ठीक है। तो टरबाइन है ये। तो पानी यहाँ पर फिर आ जाएगा वापस, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ पानी इकट्ठा होगा इसको टैल रेस बोलते हैं, टैल रेस इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा ये। और इसको हम बुकेट बोलते हैं, यानी कि ब्लेड इसको बोलते हैं, ब्लेड, ब्लेड इसको हम बोलते हैं, जो टरबाइन घूमती है, ठीक है। तो ये पैल्टन व्हील टरबाइन है, इसको हम नोजल बोलते हैं, नोजल, नोजल इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर इसको पेन स्टोक बोलते हैं, पेन स्टोक हम इसको बोलते हैं, पेन स्टोक। और इसको हम जलाश्य कहते हैं। तो पेन स्टोक किस मटेरियल का बना होता है? पेन स्टोक बना होता है कंक्रीट का या सीमेंट का कोई पाइप होता है, या हार्ड स्टील का पाइप हो सकता है। ये हार्ड स्टील का पाइप होता है पेन स्टोक, या कंक्रीट सीमेंट से भी इसको हम बना सकते हैं। और ये जो नोजल यहाँ पर लगा हुआ है, ये नोजल गन मेटल का होता है, गन मेटल को हम तोप धातु बोलते हैं, गन मेटल, तोप धातु, ठीक है। पीतल की तरह का ये होता है, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। तो गन मेटल का बना होता है। और ये ब्लेडों से टकराता है तो यहाँ पर ये घूमता है, इस शाफ्ट को हम जनरेटर की शाफ्ट से जोड़ देते हैं तो हमारी बिजली बन जाती है। तो ये पैल्टन व्हील टरबाइन का डायग्राम है। इस पर यहाँ क्या होता है, इस पर यहाँ वायुमंडलीय दाब होता है, ये ऊपर से ढकी जरूर है लेकिन हवा का आना जाना इसमें रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे एक बंद कमरा है, उसमें टरबाइन ये लगा दी जाए तो यहाँ पर जो पानी की छींट पड़ेगी ये दीवार से टकरा करके वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस पर वायुमंडलीय दाब काम करता है। वायुमंडलीय दाब पर ही ये टरबाइन काम करती है। इस टरबाइन को तब लगाया जाता है या वहाँ लगाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होती है। पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा नल लगाना कठिन होता है, तो वहाँ पर क्या काम करते हैं, पहाड़ी के ऊपर एक टैंक बनाया जाता है, उस टैंक में पानी बारिश का इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको पेन स्टोक के माध्यम से हम टरबाइन तक लाते हैं। और टरबाइन जब चलती है तो हमारी बिजली बन जाती है। तो इस टरबाइन की क्या विशेषता है, इसमें द्रव की संपूर्ण ऊर्जा को यानी कि स्थितिज ऊर्जा को भी गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या इसमें लगा हुआ है, जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है वह यहाँ पर नोजल लगा हुआ है। यानी कि इसमें दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। लेकिन नोजल क्या काम करेगा, इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा को भी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी। ये गतिज ऊर्जा फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर जनरेटर लगा दिया जाएगा तो इससे जनरेटर चलेगा, जनरेटर से भी बिजली बन जाएगी। तो टरबाइन का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो पैल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है लेकिन पानी का हेड शीर्ष अधिक होता है, तो वहाँ पर पैल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप नोट करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन में सबसे पहले तो जो पानी आएगा तो इसमें दो प्रकार के ब्लेड होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेड दो प्रकार के होंगे, एक ब्लेड स्थिर ब्लेड होंगे, एक ब्लेड चल ब्लेड होंगे। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा इस प्रकार से, यहाँ पर कि यहाँ पर जो पानी नोजल होगा तो नोजल का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर नोजल का प्रयोग नहीं होगा। तो दो प्रकार के ब्लेड यहाँ पर रहेंगे, स्थिर ब्लेड और चल ब्लेड, फिक्स ब्लेड और मूवेबल ब्लेड यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, इस टरबाइन के अंदर। और टरबाइन की विशेषता ये होगी, ये एयर टाइट चैम्बर में काम करेगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब नहीं होगा, ये पूरी टरबाइन पानी के अंदर डूबी रहती है। और यहाँ पर जो ये आएगी, यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर पानी जो आएगा, यहाँ पर इसको जो टकराएगा तो पानी की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पानी दोनों एनर्जी के साथ, प्रेशर एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी और स्थितिज ऊर्जा भी, दोनों ऊर्जा से पानी यहाँ पर पड़ेगा। इस टरबाइन में नोजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नोजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है।
और 2 ब्लेड यहाँ पर लगे होंगे, चल ब्लेड लगे होंगे, एक अचल ब्लेड लगे होंगे। ये एयर टाइट वातावरण में काम करती है, ठीक है। पानी इसके अंदर पूरा भरा होगा टरबाइन के अंदर, तो यह टरबाइन वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। यह वायुरोधी वातावरण में काम करती है। इसमें नोजल की आवश्यकता नहीं होती और पानी दोनों प्रकार की ऊर्जाओं से ब्लेडों से टकराता है। सबसे पहले पानी स्थिर ब्लेडों से टकराता है और स्थिर ब्लेडों को गाइड ब्लेड कहते हैं। और गाइड ब्लेड इस प्रकार से लगे होते हैं कि वह पानी की दिशा परिवर्तित कर देते हैं और पानी विपरीत दिशा में बहने लगता है और उस समय वह चल ब्लेडों से टकराता है और चल ब्लेडों को घुमा देता है। इसलिए इस टरबाइन को प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ब्लेड ऐसे लगे हुए हैं, ये ब्लेड ऐसे लगे हुए हैं इस तरीके से, और फिर जैसे पानी इसमें यहाँ पर जाएगा, पानी यहाँ पे आएगा इस तरीके से, तो ये इसका मार्ग कुछ परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके मार्ग में यहाँ ब्लेड लगे होते हैं, स्थिर ब्लेड लगे होते हैं। तो जैसे पानी यहाँ से आएगा तो इसकी दिशा अचानक बदल जाएगी, इधर की ओर दिशा जाएगी, इधर की ओर इसकी दिशा जाएगी। तो जो इधर से रहा था पानी, लेकिन इधर को जाते समय ये इस चल ब्लेड को घुमाता है। तो यानी कि बोल सकते हैं तो ये एक्शन में काम नहीं करता, ये रिएक्शन में काम करता है। यानी कि जब पानी इधर की तरफ आता है और पानी जैसे पानी इसमें इधर की तरफ आएगा तो ब्लेड की शेप कुछ इस तरीके की होगी कि पानी को इधर की तरफ भेज देती है। तो पानी इधर से आ रहा था लेकिन इधर की तरफ पानी चला जाएगा, तब इन ब्लेडों से टकराएगा तो इसको चलाएगा, यानी कि एक्शन में काम नहीं करेगा, रिएक्शन में काम करता है, इसलिए इसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो एयर टाइट चैम्बर पर यह काम करती है। ये टरबाइन वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है लेकिन ऊंचाई कम होती है। इसकी दक्षता इफिशिएंसी पैल्टन व्हील टरबाइन से अधिक होती है, तो इसको हम प्रतिक्रिया टरबाइन बोलते हैं और इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है किसकी अपेक्षा? पैल्टन व्हील टरबाइन की अपेक्षा। कैपलाइन टरबाइन भी इस प्रतिक्रिया टरबाइन के जैसी होती है, लेकिन उसकी क्या विशेषता होती है? वहाँ पर पानी का अधिकतम मात्रा पानी की होती है और ऊंचाई वहाँ पर कम होती है। तो कैपलाइन टरबाइन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और पानी की ऊंचाई कम होती है, तो वहाँ पर कैपलाइन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पंप। इसमें अंतर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। पैल्टन व्हील टरबाइन या आवेगी टरबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आवेगी व प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर। प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर, क्या अंतर होगा? नोजल लगा होता है, नोजल नहीं लगा होता, केवल चल ब्लेड होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, चल भी होते हैं, चल ब्लेड भी होते हैं। ये वायु रोधी, वायु इसके अंदर आना जाना रहता है और यहाँ पर वायु रोधी होती है, ये वायु रोधी यहाँ पर होती है। तो पानी की कम मात्रा में काम करती है, ऊंचाई अधिक होती है। यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है लेकिन ऊंचाई कम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें अंतर लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पंप। पंप भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। पंप क्या होता है? पंप पानी की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। इनका उपयोग द्रव को प्रवाहित करने में किया जाता है, यह तेल है, शीरा है, धरती से आप पानी निकालते हैं तो पंप के द्वारा निकालते हैं। हैंड पंप हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो सकता है, तो पंप से निकालते हैं। तो पंप के बारे में समझेंगे। जैसे पंप इस प्रकार का होता है, तो ये पंप का सेंटर होता है और यहाँ पर इसमें अंदर एक, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर एक नाल जो पानी की पाइप होती है वो बोरिंग करके यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ से पानी उठाएगा, ये सेंटर लाइन इसकी पाइप की है और यहाँ पर एक नली बनेगी जो पानी को बाहर निकाल लेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पर्दाए नली बोलते हैं, पर्दाए। डिलीवरी हेड, यहाँ पर पानी निकलेगा तो डिलीवरी हेड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी ग्राउंड में यहाँ भरा हुआ है, इससे इसके शीर्ष को हम
सक्शन हेड बोलते हैं, सक्शन हेड इसको बोलते हैं, सक्शन हेड। और यहाँ पर ये डिलीवरी हेड होता है, ये डिलीवर करता है पानी को, तो डिलीवरी हेड होता है, इसको हम एच डी से लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल हेड क्या हो जाएगा, टोटल हेड बराबर हो जाएगा एच एस प्लस एच डी हो जाएगा। तो पंप के सेंटर से ही हम इसको नापते हैं। और पंप आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक कौन सा हो सकता है पाइप पंप, पंप कितने प्रकार के होंगे, पंप दो प्रकार के होंगे। एक होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और एक होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, तो पंप होगा, तो पंप दो प्रकार के होंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा। तो आ सकता है एक अपकेंद्री पंप की कार्यविधि को समझाओ, या एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्रियाविधि को समझाओ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पश्चाग्र पंप इस प्रकार का होता है। पश्चाग्र पंप यहाँ पर क्या करते हैं, पानी होता है यहाँ पर जमीन से निकालने के लिए, और यहाँ पर एक ये लगा होता है यहाँ, और इसको यहाँ पर हम भेजते हैं इस तरीके से, तो पानी यहाँ पर निकलता है। ये वाल्व यहाँ पर लगी होती है, यहाँ इस तरीके से वाल्व, और यहाँ पर एक पिस्टन यहाँ पर लगा होता है, जो पिस्टन इसकी सहायता से चलता है, मोटर की या इंजन की सहायता से चलता है। तो इसमें यहाँ पर क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट या क्रॉस हेड यहाँ पर लगा होता है, तो क्रॉस हेड लगा होता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये घूमती है, इसको क्रैंक बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट इसको हम बोलते हैं, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक होती है, क्रैंक, और ये कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड, और ये क्रॉस हेड होती है, क्रॉस हेड, और ये पिस्टन रोड होती है, पिस्टन रोड, और ये होती है बच्चों पिस्टन होता है ये, और ये सिलेंडर होता है, तो ये सिलेंडर होता है। तो यहाँ पर जब ये घूमता है पहिया इस तरीके से, तो ये इधर की तरफ मूव करता है, तो इधर की तरफ मूव करने से ये वाल्व बंद हो जाती है और ये वाल्व खुल जाती है, तो यहाँ का जो द्रव होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर जब ये इधर को मूव करेगा, ये वाल्व बंद हो जाएगी, ये वाल्व खुल जाएगी, तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पंप में ऐसी ही क्रिया आपकी होती है, इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग गति कर रहा है, पिस्टन इसमें ऐसे और ऐसे गति कर रहा है। तो अगर कोई ऐसे ऐसे गति करता है तो इसको हम पश्चाग्र गति, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। ऐसे गति करेगा या ऊपर नीचे अप डाउन गति करेगा ऐसे, तो इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। तो यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। अगर यहाँ पर दो नलियाँ लगाई जाए, यहाँ एक ये पानी निकलने के लिए और एक यहाँ पर निकालने के लिए, और इसमें दो वाल्व का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एक बार जब पिस्टन यहाँ जाएगा तो पानी इससे बाहर निकलेगा, पिस्टन यहाँ जाएगा तो पानी इससे बाहर निकलेगा, तो इसको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हम कहते हैं, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं, ठीक है। ये घूर्णी गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है और पानी को खींचता है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा। अपकेंद्री पंप, अपकेंद्री पंप यह है शंख के आकार का पंप होता है। इसमें बीच में एक आई होती है, आई बीच में आई लगी होती है। ये इम्पेलर होता है इसके अंदर, यहाँ पर एक ऐसे पगड़ी टाइप बना होता है, इम्पेलर इसको बोलते हैं। तो इम्पेलर लगा होता है और यहाँ पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की संरचना इसकी होती है बच्चों, शंख के आकार की संरचना इसकी होती है, और यहाँ पर ये इस तरीके का होता है पंप। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप हम बोलते हैं। कौन सा पंप बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल पंप इसको हम बोलते हैं, ऐसी संरचना इसकी होती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, इसका उपयोग पानी को खींचने के लिए, या जो गन्ने का जूस होता है या शीरा होता है उसकी सप्लाई में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। यहाँ पर ये विद्युत मोटर से या इंजन से इसको चलाया जाता है, इंजन से। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, पश्चागर पंप, अपकेंद्री पंप कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका आप तैयार करेंगे और उतना ही इम्पोर्टेंट इनमें अंतर भी है। पश्चागर पंप और अपकेंद्री पंप में अंतर बताइए। अंतर इम्पोर्टेंट है, अंतर, ठीक है। कुछ मशीन है जैसा हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस, तो ये पास्कल के नियम पर काम करती है। इसमें प्रेस में एक यहाँ पर लगा होता है रैम। तो रैम और प्लंजर में क्या अंतर है? एक इसमें प्लंजर लगा होता है, एक इसमें रैम लगा होता है। तो कोई बता सकता है कि प्लंजर में और रैम में क्या अंतर है? तो रैम है इसमें यहाँ, और यहाँ पर एक प्लंजर लगा हुआ है। तो प्लंजर में और रैम में एक अंतर होता है बच्चों। तो वो अंतर क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर एक ये पिस्टन सा लगा होता है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं, प्लंजर। और इसको हम यहाँ पर जो लगा हुआ है ये, इसको हम रैम बोलते हैं, रैम हम इसको बोलते हैं। तो रैम हम इसको बोलते हैं, रैम। तो यहाँ पर कोई वेट जो भी उठाना होता है वो यहाँ पर रखा होता है वेट, हाइड्रोलिक प्रेस में। तो यहाँ पर सब लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड इसके अंदर भरा होता है। एक तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। तो तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है यहाँ पर एक। तो ये पास्कल के नियम पर काम करता है, ठीक है। तो ये भरा हुआ है। तो जैसे ही प्लंजर यहाँ पर हम चलाएंगे, क्या चलाएंगे? यहाँ पर हम प्लंजर हम चलाते हैं तो प्लंजर कुछ इस प्रकार से यहाँ लगा होता है, हत्ती टाइप होता है ये। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये पानी पर दबाव डालेगा। तो पानी नीचे की ओर जब दबेगा, प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो ये इसको ऊपर की ओर उठाएगा, इसको उठाएगा ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर उठाएगा। यहाँ पर ये दबाव पड़ेगा इस पर, इसके कारण। तो ये पानी दबेगा तो पानी इसको ऊपर उठाएगा यहाँ पर। तो इसको हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। तो ये रैम और प्लंजर में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको कार्य उठाना होता है, यहाँ पर बोझ होता है W, वेट। और यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आप एफर्ट लगाते हैं किसी वेट को उठाने के लिए, उसको हम प्लंजर बोलते हैं। और जहाँ पर वेट उठाया जाता है उसको हम रैम बोलते हैं, वेट उठाया जाता है रैम बोलते हैं। यहाँ पर प्रयास बल लगाया जाएगा P। जैसे तराजू होती है तोलने के लिए, तो आपने देख लिया होगा, यहाँ W वजन होता है, इसको उठाने के लिए यहाँ पर बाट रखते हैं P। तो यहाँ पर हम प्रयास बल लगाते हैं, या आयास भी इसको बोल सकते हैं, आयास। और इसको एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट। और इसको हम भार बोलते हैं, इसको ही हम बोझ बोलते हैं, बोझ उठाने के लिए। इसको वेट हम बोलते हैं। ये पॉइंट अगर C होगा तो A, B और C, तो AC बराबर BC यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ होता है ये, W गुणा AC बराबर P गुणा BC, ऐसा होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों ये काम करेगा। तो जहाँ पर हम प्रयास लगाते हैं उसको हम प्लंजर बोलते हैं, और जहाँ पर हम बोझ उठाया जाता है उसको हम रैम बोलते हैं। संरचना में दोनों ऐसे ही होते हैं, लेकिन कह सकते हैं एक संरचना बड़ी भारी होती है इसकी, और इसकी संरचना कुछ हल्की होती है रैम की। तो यहाँ पर अगर डायमीटर इसका A है और यहाँ पर W लगा हुआ है, इसका डायमीटर मान लीजिए इस वाले का स्मॉल a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों के रेशो बराबर हो जाएंगे, यानी कि W गुणा A बराबर हो जाएगा P गुणा A के हो जाएगा। तो W/P बराबर क्या हो जाएगा? A/ हो जाएगा A। तो यहाँ पर इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा कौन सी? प्रयास भुजा या प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर बन जाएगा, W/P बराबर A/A बन जाएगा फॉर्मूला। तो हाइड्रोलिक प्रेस है ये। हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग किसी सामान को उठाने के लिए किया जाता है, या कोई
मशीन होती है जैसे पेपर कटिंग मशीन, शीट कटिंग मशीन, उसमें भी हम हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग करते हैं। इसमें कटर लगा होता है यहाँ, इसको पैडियल को जब हम दबाते हैं पैर से तो ये कटर वर्क पीस पे पड़ता है तो उसको काट देता है, तो हाइड्रोलिक प्रेस है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर काम करती है? पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर ये आधारित है। ठीक है, इसमें आ सकता है आपका हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक आ सकता है। हाइड्रोलिक जैक में ये चैम्बर होगा, यहाँ पर कोई वेट लगा रहेगा उठाने के लिए, यहाँ पर वेट W, ठीक है। और ये चैम्बर यहाँ पर खुला होता है, ये चैम्बर यहाँ होता है इस तरीके से यहाँ। तो यहाँ पर एक इसमें रहेगा, यहाँ पर दबाने के लिए इसको, जब इसको दबाएंगे तो यहाँ पर एक लिक्विड आ जाएगा यहाँ, और ये लिक्विड यहाँ से होता हुआ इसमें चैम्बर में चला जाएगा यहाँ ऐसे। तो इसमें ये A चैम्बर होता है, ये B चैम्बर होता है, ये C चैम्बर होता है। तो यहाँ पर एक बोल्ट लगा होता है। तो पहले क्या काम करते, जब इसको हम दबाते हैं तो यहाँ का जो लिक्विड होगा, A का लिक्विड, ये पहुँच करके C के लिक्विड में चला जाएगा। जब ये दबेगा तो ये लिक्विड फिर इसमें आ जाएगा, तो इसमें फोर्स डाल देगा, तो इस W को ये ऊपर की तरफ उठा देगा, फिर W ऊपर की तरफ ही उठा रहेगा। फिर इस बोल्ट को हम ढीला करते हैं, ये बोल्ट का लिक्विड इस A में चला जाएगा, फिर ये वेट आपका नीचे आ जाएगा। तो यही क्रम आपका चलता रहेगा। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं। हाइड्रोलिक जैक का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग बड़ी भारी सामान को अपेक्षाकृत कम ऊंचाई तक उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा बच्चों? इसका प्रयोग गाड़ी के पहिए बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? गाड़ी के पहिए बदलने में हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक रैम क्या है? हाइड्रोलिक रैम, एक हाइड्रोलिक रैम है, रैम। तो रैम का उपयोग कैसे करते हैं? पानी आता है तेजी के साथ हाइड्रोलिक रैम में, और इसमें एक वाल्व लगी होती है, इस पानी को हम ऊपर की तरफ इस टैंक में भरते हैं। तो टैंक में स्टोर करने के लिए पानी तेजी के साथ आता है जिसमें संवेग होता है, और यहाँ पर पानी इसमें चला जाता है। इसमें एक वाल्व लगी होती है, इसको एक तरफा वाल्व बोलते हैं। तो जैसे अधिक संवेग पर पानी आएगा तो पानी इसके अंदर चला जाएगा और पानी इसमें स्टोर होता रहेगा, पानी इससे वापस फिर नहीं आएगा। तो जितना पानी इसको चाहिए इसमें पानी चला जाएगा, फिर ये वाल्व बंद हो जाएगी। तो इसमें प्रक्रिया चलती रहती है, इसको हम हाइड्रोलिक रैम बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर था हमारा हाइड्रोलिक मशीनें, ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको, इसमें जितने भी आपके चैप्टर हैं, जैसे नलों के प्रवाह, नलों के प्रवाह, तो इसमें जैसे डार्सी का समीकरण है, डार्सी का समीकरण, डार्सी का समीकरण क्या है? HF बराबर 4FL V²/2GD इम्पोर्टेंट है। चेजी का फॉर्मूला, चेजी का फॉर्मूला, चेजी का सूत्र, चेजी का फॉर्मूला V बराबर √2 सॉरी V बराबर CMI। और पाइप में हानियाँ, पाइप प्रवाह में होने वाली हानियाँ, यानी पाइप अगर बैंड हो जाएगा तो क्या हानि होगी, पाइप अगर बड़े से छोटा हो जाएगा तो हानि क्या होगी, पाइप छोटे से बड़ा हो जाएगा तो हानि क्या होगी, पाइप के मार्ग में कोई पत्थर पड़ा होगा तो हानि क्या होगी। इन सब के फार्मूले आप तैयार कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है,
तो कुछ इसकी परिभाषाएं हैं, भीगी परिमाप और द्रव्य मध्यमान गहराई, ओरिफिस, तो ये सब हमने इसमें कंप्लीट किया। तो एफएम जो फ्लूइड मैकेनिक्स था इसकी क्लास कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, ये जो मेन टॉपिक हमने बताए अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा कर रखेंगे ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो, आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।